स्थिति में निश्चित है कि आने वाले समय में हमें कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? डिमांड और सप्लाई 2 चीजें काम करती हैं। फर्ज करो कि मेरे पास 100 पीस है और उसे मांगने वाले 50 लोग, तो मेरी मजबूरी है। किंतु मेरे पास 50 पीस है और मांगने वाले 1000 लोग, तो उसकी मजबूरी है कि वो किसको कितने में देगा, यानी कि अब उसकी चांदी है। यानी आने वाले समय में व्यापार में एक भारी परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो भारी परिवर्तन है, ये हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे हमें आपको समझना होगा। देखिए, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे लोगों की छटनी करने पे आ गई है। बहुत सारे मझले व्यापारी, निश्चित तौर पर वो जो उनकी आय थी उसमें बड़ी घटोत्तरी हो गई है, और घटोत्तरी होने की वजह से रोजगार की स्थिति क्या हो रही है? लगातार घट रही है। अब अगर रोजगार की स्थिति लगातार घट रही है तो इनकम के साधन भी कम हो रहे हैं। अगर इनकम के साधन कम हो रहे हैं तो आने वाले समय में आप ये मानो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी बहुत बड़ी, यानी कि आप ये कह दो कि बहुत बड़ा एक ऐसा फॉल्ट आने जा रहा है जिसमें छोटे व्यापारी, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार के लोग जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, वो उसकी किस्तें नहीं दे पाएंगे। अगर वो उसकी किस्तें नहीं दे पाएंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। अगर वो ध्वस्त होता है तो इसका मतलब आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा दौर आएगा। अब अगर आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा दौर आएगा तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा और कैसा होगा? देखिए, बदलते युग के साथ अगर हम बदलने में समर्थ हैं, हमने देखा है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जहां पर लोगों में ये बात हुआ करती है कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारे हमारे सामने आई थी और हमारे सामने आई तब हमने इसे स्वीकार नहीं किया, बाद में टेक्नोलॉजी ऐसा आधार बन गई कि लोगों को बड़ा बड़ा पैसा दिया। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझें कि कई बार ऐसा होता था कि गांवों में या हमारे माता पिता जो शहरों में रहा करते थे या थे, उनको जमीनें मुफ्त में मिला करती थी, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि भविष्य में क्या होगा। तो कहते थे हम इसका क्या करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्लानिंग कर ली, जिन लोगों ने उस समय जमीन को अपना आधार बना लिया, बाद में वो बहुत बड़े उससे मतलब कहते कि उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था बड़ा मजबूत हुआ। ऐसे में बदलते वक्त के साथ हमें बदलना भी सीखना होगा। अब देखिए, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार के सामने क्या पोजीशन है? सरकार की जब अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे घर में जो हमारा बजट होता है, फर्ज करो कि हम 100 रुपए कमाते हैं, तो 100 रुपए कमाने पर हम अपना बजट बनाते हैं और उस बजट के आधार पर मेरा घर चलता है। अब सरकार के पास भी तो एक बजट है। सरकार के पास अगर आने का बजट कम हो जाएगा तो खर्च करने का भी बजट कम हो जाएगा। अगर आने का बजट कम है और खर्च करने का बजट कम हो जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे पूरे देश पे पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, हम सभी लोगों पर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? देखिए, आप ये मानो कि बहुत सारे व्यापारी अगर जीएसटी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी अगर कर का अदा नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, तो निश्चित है राजस्व में कमी आएगी। राजस्व में कमी आएगी तो कटौती होगी। देखो, प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसद, सभी एमएलए ने घोषणा कर दी कि हम 30% कम पैसा लेंगे, यानी जो हमारी सैलरी है वो 30% हम कम लेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने ये आपको इशारा दे दिया है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में निजी जो उद्योगों में जुटे हुए कर्मचारी हैं उनका तो 30% ऐसे ही कम हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया जब देश में सरकार ही नहीं दे, अपना ही नहीं ले रही, तो हम आपको कहाँ दे देंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले कल में जो हमारे गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके साथ भी यही होगा, कटौती होना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी। और इस मजबूरी की वजह से बहुत सारे परिवार में ये एक क्राइसिस का दौर आएगा, और इस क्राइसिस के दौर में हमें कैसे इसे समझना होगा, हम इससे कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस कोरोना काल को हम अपने जीवन का एक मतलब ये मान लें कि जीवन में हमारे ये कोरोना काल भी रहेगा और बदलते युग में हमें प्रवेश भी करना होगा। तो आइए इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे।
अब आप देखो कि अगर ये आर्थिक मंदी आती है तो सरकार के पास एक स्थिति आती है, वो है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में कहा गया है कि अभी तक क्या होता था कि राज्य सरकारें बजट बनाती थी अपने राजस्व पे और वो खर्चा भी अपने हिसाब से करती थी। लेकिन जब आर्टिकल 60 का प्रयोग कहीं केंद्र सरकार को करना पड़ा तो सारे बजट को वो अपने पास केंद्रित कर लेंगे, यानी सभी राज्य के फाइनेंशियल पावर को अपने पास ले लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फाइनेंशियल पावर यदि उनके पास आ जाता है तो उसी हिसाब से वो उसमें खर्च को ही करेंगे, और खर्च करेंगे इसका मतलब कि खर्च में कटौती करेंगे, और खर्च में कटौती करेंगे, जब आय है नहीं तो खर्च में कटौती करेंगे, तो इसका मतलब कि देश के सभी नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब व्यापार में क्या स्थिति होगी, व्यापार की क्या आने वाली दिन में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब हमारी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती है तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं उसमें भी बड़ा प्रभाव आता है। यानी हम मान लो 100 रुपए का सामान बाहर बेच रहे हैं तो हम 100 रुपए के सामान को ही खरीद सकेंगे। क्यों? अगर हमारी खरीदने की क्षमता ज्यादा होगी और बेचने की क्षमता कम होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेरा पैसा बाहर चला जाएगा, और अगर मेरा पैसा बाहर चला जाएगा तो हमारी मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाएगी। अब सरकार इस बात के लिए विवश हो जाएगी कि हम बाहर से वही सामान मंगा सकें जो हमारे लिए जरूरत की हो, और हमारे लिए जरूरत का जो सामान है सबसे पहले हम खरीदारी उसी की करेंगे। यानी बाहर से अगर हम कुछ भी सामान मंगाएंगे तो वो कौन सा सामान होगा, वो सामान होगा जो हमारे लिए आवश्यक होगा। आवश्यक में कौन सा सामान आएगा, दवा है और सारी चीजें जुड़ी हुई है। यानी आने वाले समय में अगर अगर हमें कोई खरीदारी करनी होगी तो सबसे पहले हम कौन सी चीज खरीदेंगे, जो हमारी जरूरत की होगी। ऐसे में टीवी का व्यापार गिरेगा, ऐसे में आप ये मान के चलो कि वॉशिंग मशीन का व्यापार गिरेगा, ऐसे में बहुत सारे वो व्यापार मंदी के दौर से चले जाएंगे। अगर वो व्यापार मंदी के दौर पे चले जाएंगे और हमारे आपके पास भी मजबूरी होगी कि हम वो खरीदारी करेंगे जो हमारे लिए जरूरत की है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे में बहुत सारे व्यापारी जो इन सामानों की आपूर्ति से जुड़े हैं उनका भी व्यापार बहुत मंदा हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर व्यापार मंदा हो जाएगा और हम आपको मंदे व्यापार के बारे में बता रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। सबसे पहले आप जानिए, एक व्यापारी यदि व्यापार करता है तो उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित होता है। वो क्षेत्रफल क्या निर्धारित हुआ, मान लो किसी की होंडा की एजेंसी है। अब होंडा की एजेंसी है, फर्ज करो कि वो भिलाई में है, तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, भिलाई का। यानी अगर उसे दूसरी जगह बेचना है तो वहां पर दूसरा डीलर बैठा होगा, अगर तीसरी जगह बेचना है तो वहां पर तीसरा डीलर बैठा होगा। यानी उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित है कि आप उससे ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास ग्राहकों की संख्या सीमित है। और ऐसी स्थिति में व्यापार में जहां पर ग्राहकों की संख्या असीमित होगा उनका ही व्यापार फलेगा और फूलेगा। अब बात आती है कि व्यापार असीमित किसका होगा, तो व्यापार असीमित होगा जो समग्र भारत में कर सके। समग्र भारत में करने का मतलब यह है कि जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे व्यापार करें जिनका क्षेत्रफल सीमित ना हो। अब बात आती है कि क्षेत्रफल सीमित ना हो, तो यानी आप ये देखिए कि जेएमबीडी का एक डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उसका व्यापार कहीं से सीमित है। जेएमबीडी का व्यापार तो अगर भिलाई में बैठा है तो भिलाई में भी कर सकता है, और भिलाई से बाहर भी कर सकता है, उससे भी बाहर कर सकता है, उससे भी बाहर कर सकता है। यानी एक व्यक्ति यदि जेएमबीडी परिवार से जुड़ा है तो वो समग्र भारत में अपने व्यापार को कर सकता है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर ही आने वाले कल में कामयाबी के इतिहास लिखे जाएंगे। यानी अब आप देखो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा भविष्य आपके सामने आ रहा है, और वो भविष्य आपको क्या क्या देगा। आप ये सोचो कि जब वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास, अच्छा एक थोड़ी सी सोचने वाली ये भी बात है कि एक देश है, देश चाहता है कि हम अपने सीमाओं का विस्तार करें, तो सीमाओं का विस्तार करने के पीछे उसका मकसद क्या होता है।
सीमाओं के विस्तार करने का मकसद होता है कि हमारी सीमाएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हमारी समृद्धि बढ़ जाएगी, हमारा गुडविल बढ़ जाएगा, हमारा नाम बढ़ जाएगा, हमारे पास बहुत सारे संसाधन आ जाएंगे। ऐसे में जब देश संसाधन बढ़ाने के काम करते हैं, देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, देश चाहता है कि हमारी सीमाएं इतनी दूर हो जाएं कि हम आदि से अनंत तक अपने आप को ले सकें, तो भारत में जिन लोगों को व्यापार बढ़ाने के लिए ये चांस मिलेगा, यानी इस तरीके का मौका मिलेगा जो अपने क्षेत्रफल को बढ़ा सकें। क्षेत्रफल को बढ़ाने का मतलब अपनी सीमाओं को बढ़ा सकें। अगर वो अपनी सीमाओं को बढ़ा सकने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको व्यापार भी बहुत बड़ा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपने भविष्य की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और एक बड़ा व्यापार की स्थापना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, हम जो इस युग में प्रवेश कर रहे हैं या जो ये युग वर्तमान में चल रहा है, ये केवल भारत में नहीं चल रहा है, ये पूरी दुनिया की 200 कंट्रियों में हो रहा है। अगर 200 कंट्रियों में इस तरीके से बात हो रही है तो आर्थिक मंदी 200 देशों में है। अगर 200 देशों में है तो ऐसे कितने व्यापार होंगे जो हम बाहर से करते थे। जैसे मान लो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी तमाम इंडस्ट्रियां हैं जो कहीं अमेरिका की थी, कहीं स्पेन की थी। अच्छा, जब उनका माल नहीं आ पाएगा, उनका सामान ही भारत में नहीं आ पाएगा, क्योंकि भारत में सरकार के सामने एक समस्या है कि वो उतना ही सामान खरीद सकती है जितना वो बेचेगी। अब खरीदेगी जरूरत का सामान, तो अगर वो सामान बाहर से नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब ऐसे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर आने वाले समय पे प्रभाव पड़ने वाला है। और आप सभी लोग आज जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भविष्य है इस समय, वो इसलिए और तेजी से उभर कर सामने आएगा कि बेरोजगारी का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो बेरोजगारी का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसमें काम की तलाश घर बैठे करने का एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज की डेट में कोरोना काल में, जहां आयुष मंत्रालय ये सलाह दे रहा है कि भैया आपको क्या क्या प्रयोग करना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय कहता है कि आपको दालचीनी, आपको तुलसी, आपको गिलोई, आपको सूंठ, मतलब ऐसे अनंत प्रकार जो हर्बल यानी कि जो आयुर्वेद में है वो आपका सुरक्षा कवच बन सकता है। अच्छा, आप जेएमबीटी में देखो, जेएमबीडी में कितने सुरक्षा कवच हैं आपके पास। तो जेएमबीडी में सुरक्षा कवच के रूप में आपके पास सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हम ग्रीन टी हमारे पास है, हमारे पास गिलोई है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बैकअप देता है, जो आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। आज आयुष मंत्रालय ने अभी भी एक घोषणा की कि अश्वगंधा, अश्वगंधा एक ऐसी मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कोरोना काल में कोरोना के लिए देखा जाए तो एक इलाज है। उनका ये मानना है शुद्ध हो रही। लेकिन अपने पास प्रीमियम वालों को आप ले लीजिए जिसमें अश्वगंधा भी मिला हुआ है, अपने पास बंडल लाइफ है, अपने पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्टों पर हम काम कर सकते हैं। हमारा केवल आपसे कहने का तात्पर्य है कि देखो ये स्थिति ऐसी है, इस स्थिति में जब हम दोबारा से अपने आप को मतलब एक बदलते हुए भारत की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? आर्थिक समस्याओं से जूझता हुआ भारत आपको मिलेगा, बीमारियों से जूझता हुआ भारत आपको मिलेगा, है ना। अगर आर्थिक समस्याओं से जुड़ा भारत मिलेगा, बीमारियों से जूझता हुआ भारत मिलेगा, और साथ में कोरोना की जो स्थिति है, कोरोना की स्थिति क्या है कि आज 50,000 लोग हैं, कल को 1 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, यानी ये महामारी के रूप में फैलेगा। और फैलेगा क्यों फैलेगा कि इसकी अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन हमारे सामने नहीं बन के आई कि इसको हम रोक सकें। लेकिन जब ये फैलेगा तो हमारा भारत के नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य क्या है
वो कर्तव्य है कि हम परिवार की मददगार कैसे बन सकते हैं। ऐसे तमाम परिवारों के हम मददगार कैसे बन सकते हैं जो आज के समय में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर सके। तो हम कैसे, हम सभी लोग मिलकर ये प्रण ले सकते हैं कि हम 5 लोग, 5 परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवारों को चिन्हित करके गांवों में, शहरों में, मोहल्ले में हम उनको ये समझा सकें कि भाई कोरोना काल में एक सुरक्षा कवच के रूप में जेएमबीडी परिवार आपके लिए खड़ा हुआ है। जेएमबीडी परिवार ने क्या किया, अभी एक सैनिटाइजर बनाया। देखिए सैनिटाइजर आज की डेट में कैसे बन रहे हैं, कपूर डाल के गर्म पानी में डाल के सैनिटाइजर बना दिया जा रहा है, स्प्रिट से सैनिटाइजर बना दिया जा रहा है, विभिन्न तरीके से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। लेकिन हर्बल सैनिटाइजर क्या करता है, आपके स्किन की रक्षा करता है। आपकी स्किन की रक्षा करने के साथ साथ आपके तमाम जीवाणुओं को भी मार देता है। यानी कि अगर हम हर्बल सैनिटाइजर यूज करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हाथों में हमारा हाथ भी सेफ रहेगा। जिस तरह के सैनिटाइजर बाजार में आए हैं उससे हमारे हाथों में खुजली होने लगी है, चर्म रोग होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने शुरू में कहा कि बहुत सस्ता सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध है, और वो सस्ता सैनिटाइजर लोगों ने इस्तेमाल भी किया। इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको क्या हुआ, उनके हाथों में खुजली होने लगी, उनके बहुत सारे चर्म रोग की तरफ वो बढ़ने लगे। जेएमबीडी परिवार जब भी कोई काम करता है तो उसका काम करने का एक ही तरीका है कि वो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता, और इंसान के किसी भी, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान इससे जुड़ा है उसकी कोई क्षति ना हो पाए। क्षति का तात्पर्य है ना तो उसको शारीरिक क्षति हो पाए और ना ही आर्थिक क्षति हो पाए। अब यहाँ पर हमें आपको समझना होगा कि ये परिवार जो काम करता है, ये परिवार शुरू से एक ही उद्देश्य में चल रहा है, और वो उद्देश्य केवल इतना सा है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को हम फायदा दिला सकें, हम कहीं भी उसका कोई नुकसान न कर सकें। ये इस जेएमबीडी परिवार की एक थॉट है, इस जेएमबीडी परिवार की पूरी स्थिति है। जेएमबीडी परिवार ये कहता है कि देखो, हम कोई भी काम करेंगे तो लोगों के हित के लिए करेंगे, और आज हम इस हित में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी कंपनी ने मास्क बनाया N95 का, और आपको बताएं कि ये जो N95 का मास्क बनाने की हमारी कोशिश जारी है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास वो आने लगे, या मान सकते हैं जून के फर्स्ट वीक से आने लगे। इसको भी इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हर एक इंसान के फायदे में आए। उसकी गुणवत्ता, मतलब जब भी कोई काम होता है उसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज की डेट में आप सब लोग ये मानकर चलो कि आने वाली आर्थिक युद्ध की लड़ाई में हम सब की एक बड़ी भूमिका होगी। हम आपको बताएं कि कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनके व्यापार में बहुत सारी गिरावट आ जाएगी। जो व्यापारी आज मध्यवर्गीय परिवार के लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे छोटी मोटी दुकानें हैं, किसी की टीवी की दुकान है, किसी की मोबाइल की दुकान है, किसी की मतलब और तरह की दुकानें, उन दुकानों में भी भारी गिरावट आने वाली है। किसी की मशीनरी की दुकानें, उनमें भी भारी गिरावट आने वाली है। ये जो भारी गिरावट आने वाली है, इस भारी गिरावट के लिए अगर कोई व्यक्ति आज से तैयारी नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत की तरफ वो बढ़ रहा है। और तैयारी कभी ऐसे नहीं होती कि भाई इस तरीके की तैयारी हो जाए कि भाई आप जो है इस तरीके की तैयारी कर लें कि जो चीजें हैं जब वो घट जाएगी तब हम अपने आप को तैयार करेंगे। अरे भैया, अगर कोई चीज घटी जाएगी तो आप अपने आप को क्या तैयार करेंगे? तैयार तो पहले से किया जाता है। अगर आज हम अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आने वाले कल के भविष्य का हम निर्माण कर लेंगे। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं कि सर ये कोरोना काल है, कोरोना काल बीत जाएगा तो हम इस काम की शुरुआत करेंगे। अरे भाई, कोरोना काल बीत जाएगा तब आप इस काम की शुरुआत करेंगे, या कोरोना काल में इस काम की शुरुआत करेंगे? कोरोना काल में इस काम की शुरुआत करेंगे तो जिस तरीके से आने वाला कल बदलता रहेगा उस तरीके से आपको भी बदलने का मौका मिलेगा, अपने आप को सुरक्षित करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ना, हम तो सब कुछ बदल जाए तब करेंगे,
तो जब सब कुछ बदल जाएगा तो आप भी बहुत पीछे खड़े होंगे, आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है तो आप जब अपने आप को बदलते युग में खड़ा पाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए आज से तैयारी करना है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से आपको अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ हमारे मस्तिष्क को क्या क्या दे सकता है। देखिए, एक राजा थे, एक राज्य था। तो राज्य में चोरी हुआ करती थी। जब राज्य में चोरी हुआ करती थी तो राजा बड़ा परेशान था कि यार मेरे यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हैं, मैं जनता का इतना हित करता हूँ, मैं लोगों की हर सुख सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी ये चोरी हो जाती है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सेना से सलाह ली कि भाई ये बताइए, ये जो चोरी हो जाती है इन चोरों को रोका कैसे जाए। तो लोगों ने सलाह दिया एक सख्त कानून बनाइए, एक ऐसा कानून बनाइए जिससे लोगों में भय व्याप्त हो जाए कि भाई हम किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर चोरी करेंगे तो हमारे साथ वो सजा निर्धारित होगी जिससे वो दहशत में आ जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। मंत्रालय से सलाह ली गई, मंत्री बैठे, तमाम लोग बैठे, उन्होंने सलाह लिया कि भाई कौन सी सजा हम निर्धारित करें। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, मंत्रालय ने राजा को सुझाव दिया कि जो चोरी करे उसका हाथ काट लिया जाए। अब ये घोषणा हो गई कि अगर कोई चोर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको उसका हाथ काट लिया जाएगा। यानी चोर की सजा क्या होगी? चोरी करने के बाद उसके हाथ को काटा जाएगा। अब ये फैल गया। जब ये फैल गया तो एक चोरी हुई, चोरी में चोर पकड़े गए। और जब चोरी में चोर पकड़े जाते हैं तो भाई उनको ये पता है कि हमारा हाथ काट लिया जाएगा। लाया गया, दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा भाई अब इन्होंने अगर चोरी की है तो हमने दंड की घोषणा की है, इनके हाथ को काटा जाएगा। सारे चोर घबरा गए। उनको रात भर ये कहा गया कि भाई आप ऐसा करो कि आप सारे लोग जो इनका हाथ काटने की प्रबंध है उसको प्रबंधन की व्यवस्था बनाइए, जल्लाद बुलाइए और जल्लाद बुलाइए, इनके हाथ को काटे जाएंगे। आज रात ये लोग कारावास में रहे। अब वो लोग रात में कारावास में रहे और रात भर ये सोचते रहे कि कल तो मेरी सुबह हाथ काटी जाएगी। रात भर सोचते हैं और सोचने के बाद राजा जो है, सुबह हुई तो राजा के दरबार में उनको पेश किया गया। जब राजा के दरबार में उनको पेश किया गया तो राजा ने कहा भाई जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद को बुलाया गया। जब जल्लाद को बुलाया गया तो जल्लाद ने कहा कि देखिए भाई इनके हाथ को इस तरीके से नहीं काटा जाए, बल्कि हम इसमें गरम गरम जो मतलब हम लोहे के टुकड़े को गरम करेंगे और इतना आग उससे बना देंगे कि इनकी हथेली भी रखेंगे और ये हथेली इनकी गल जाएगी। तो उनके सामने फिर उस लोहे के टुकड़े को एकदम गरम गोला बनाया जाने लगा। अब जब गरम गोला बनाया जाने लगा तो वो लोग देख रहे हैं कि ये गरम गोला बनाया जा रहा है, ये हाथ पे रखा जाएगा। उस समय ये प्रक्रिया होने में 3-4 घंटे बीत गए और वो लोहा एकदम लाल लाल हो रहा है। राजा ने कहा कि देखो ऐसा है कि अंतिम मौका है, इन लोगों को कम से कम आज अपने हाथ से भोजन करने का मौका दिया जाए। तो राजा ने फिर ये कहा कि ये जो 2 अपराधी हैं इनको जो है आज अपने हाथों से भोजन करने का मौका दिया जाए, कल से इनके पास हाथ रहेंगे नहीं। अब जब उनके सामने भोजन रखा गया तो वो कांपते हुए हाथों से, उनके हाथ से कोई निवाला ही नहीं उठ रहा है। उनके पूरे दिमाग में एक बात थी कि ये हाथ अब जाएगा और जाना भी था क्योंकि सजा निर्धारित थी। बड़ी मुश्किल से किसी दूसरे ने उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद राजा ने कहा कि देखो ये इतनी तो क्रूरता हम नहीं करेंगे कि भाई ऐसा करते हैं कि इनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि ये अपनी आंखों से इसको देखेंगे। जब अपनी आंखों से इसको देखेंगे तो ये तो एकदम नाइंसाफी हो जाएगी, इंसानियत के दुश्मन हो जाएंगे। तो एक काम करो, इनके आंखों को पट्टी बांध दिया जाए। आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधने के बाद जल्लाद के द्वारा ये कहा गया कि भाई एक काम करो, इनके दोनों हाथों को पकड़कर
ऐसी तरीके से रखो कि हाथ का पंजा खुला रहे, और हाथ के पंजे में आपको रखना है तो दोनों लोग हाथ पकड़ो पूरी तरीके से, और हाथ का पंजा जो है खुला रखा जाए, जिससे जो है इनके हाथों में ये लोहे का गरम गरम रख दिया जाए, एकदम जलता हुआ गोला रख दिया जाए। अब आंखों में पट्टी बांध दी गई, हाथ का पंजा खुला हुआ है, और राजा के दिमाग में आया कि चलो एक काम करते हैं, एक ट्राई करते हैं, और उन्होंने बर्फ का गोला लिया, और जब बर्फ का गोला लिया और उनके हाथों पे इशारे से जल्लाद से कहा रख दो, जैसे ही इशारे से जल्लाद से कहा रख दो, और दोनों के हाथ में जैसे रखा गया और चिल्लाने लगी, जोर जोर चिल्लाने लगी। अब उनको लगा कि ये तो हाथ का गोला है, लेकिन माइंड का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर जब ये चेक किया गया कि हाथ में रखा गया बर्फ का गोला था, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में छाले पड़ गए थे, यानी बर्फ का गोला भी हाथ को जला चुका था। कैसे जला दिया था? क्योंकि हमारे पूरे दिमाग में, हमारे सेंसर में ये फीड हो चुका था कि हमें लोहे के इस गोले के साथ जलाया जा रहा है। अब हमारे दिमाग का जो फोकस होता है, ऐसा ही हमारा आवरण बनता है, ऐसा ही मेरा आधार बनता है। हमारे दिमाग में फीड था कि गोला है, तो हमारा हाथ बर्फ से भी जल गया। अगर हमारे दिमाग में फीड है कि कोरोना है, तो इस कोरोना काल में हम अपने आप में कोरोना के भय से, कोरोना के डर से, कोरोना काल से, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हम लड़ाई करने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन हमारी परिस्थिति यदि ऐसी है कि कैसा भी काल हो, कैसा भी भविष्य हो, उसको हम लड़कर जीत सकते हैं, अपने मुताबिक बना सकते हैं। तो जैसा हम अपने दिमाग को खुराक देंगे, वैसा ही रास्ता हमारे सामने नजर आएगा। मेरा ये कहने का तात्पर्य कतई नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, लेकिन कोरोना से हम लड़ कैसे सकते हैं ये हमें सीखना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय किए गए हैं। अगर हम यह जिम्मेदारी अपने अपने परिवार के लिए ले लें कि जो कुछ हमारे पास है उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, यानी हम नियम बना लें कि हमें गिलोय पीना है, हम नियम बना लें हमें तुलसी पीना है, हम नियम बना लें हमें बंडरलाई पीना है, हम नियम बना लें हमें ग्रीन टी पीना है, हम नियम बना लें। अगर हम यह नियम अपने साथ जोड़ लेंगे तो आने वाले समय में कोरोना से हम लड़ सकते हैं। और अगर कोरोना से हम लड़ सकते हैं तो ये भी तय है कि हम लोगों को भी इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए, महामारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और ये बढ़ेगी भी, क्योंकि भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। अभी गुजरात में 40 लाख मजदूर वापस आ रहे हैं। अगर ये बिहार में, अब अगर बिहार में 40 लाख मजदूर वापस आ रहे हैं तो आप ये सोचो, इन 40 लाख मजदूरों की टेस्टिंग होगी। इन 40 लाख मजदूरों की टेस्टिंग के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि बिहार कोरोना से मुक्त हुआ। और अगर मान लो इसमें कुछ मरीज निकलते हैं, इसका मतलब कि बिहार भी कोरोना केस में आए। ऐसे यूपी में 20 लाख मजदूर आ रहे हैं। ऐसे आप देखो, देश के कोने कोने से मजदूरों की वापसी हो रही है। ये जो मजदूरों की वापसी हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनमें सब कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें अगर कुछ भी हुए, इसका मतलब कोरोना काल की लड़ाई अभी और बढ़ेगी। और अगर कोरोना काल की और लड़ाई बढ़ती है तो इसका प्रभाव भी हमारे आपके जीवन में पड़ेगा। इसका प्रभाव व्यापार पर पड़ेगा, इसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ेगा। लेकिन अगर हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा तो हम पर कैसे इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। और अगर हम अपनी तैयारी आज से नहीं करेंगे तो हम चूक जाएंगे। हमने बहुत सारे बुद्धिमानों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखो, जो परिस्थिति चल रही है इस परिस्थिति में हम अपने आप को रिजर्व कर लें। अभी हमारी एक बात हो रही थी एक इंडस्ट्री से कि भाई एक काम हमें करना है, तो उसने मुझे एक सलाह दिया कि देखिए, जिन भी कामों को आपको करना है उसका उचित समय आप तय कर लीजिए।
इसलिए तय कर लीजिए कि आज अगर आपके पास ये वक्त रहते हुए आप अपनी तमाम चीज़ों की खोज, तमाम चीज़ों की वो जो आप मुझे डायरेक्शन देना चाहते हैं, आज नहीं कर पाएंगे तो आने वाले कल पे इसका कोई लाभ। अभी एक बात हो रही थी, एक सज्जन थे, उनको जो है जेएमबीटी परिवार से उनका एक डिपो का चयन हुआ था। अब उनके दिमाग में किसी ने बता दिया है कि भाई ऐसा है कि डिपो का सामान आज मत उठाओ, आप ये कोरोना की स्थिति देख लो, जब कोरोना ठीक ठाक हो जाएगा तब आप। अब आप एक बात बताओ, आज जब सामान ब्लैक होने की स्थिति में है, यानी आयुर्वेद का ये सामान कितनी तेजी के साथ बिकने वाला है, इसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि सप्लाई कम होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, डिमांड जब अधिक हो, मांग बढ़ जाए, ऐसे में किसी व्यापार को करना अच्छा होगा, या मांग जब बढ़ जाए, या जब मांग की कोई मतलब कहते हैं कि आने वाले समय में पता ही ना हो, जब चारों तरफ से सप्लाई एकदम कहते हैं कि भर जाए, उस समय से काम किया जाए। ये तो मेरा मानना है कि अगर इस समय जेएमबीटी का कोई डिपो, जेएमबीटी का कोई सेंटर खोल रहा है तो अपने आप को इस कोरोना काल में औद्योगिक इकाइयों के साथ जोड़ रहा है, उसका प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा है। उसका प्लेटफॉर्म भी हो रहा है क्योंकि जेएमबीडी का अगर कोई सेंटर है, जेएमबीडी का कोई डिपो है, तो उसके पास प्लेटफॉर्म पूरे भारत का है। ये अवसर है, जो इस अवसर को नहीं पहचान पाएगा उससे चूक हो जाएगी। अभी कई सेंटर हमारे फाइनल हुए, तो जब फाइनल हुए तो हमने पंकज जी के साथ, ओम जी के साथ और लोगों के साथ सलाह किया कि ये बताइए ऐसी स्थिति में यहाँ सामान जाने की क्या व्यवस्था बनाई जाए। तो फिर सामान कैसे जाएगा, तो अभी अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था और वहां पर ये था कि किसी भी स्थिति में सामान नहीं जा सकता, तो हम लोगों ने गृह मंत्रालय में एक आवेदन भेज के ट्रांसपोर्ट के साथ एक पास को निर्गत कराया। उस पास के आधार पर आज किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जैसी भी स्थिति हो, पूरे देश में सामान को भेजने की व्यवस्था बनाएगी। अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था तो भी सामान गया, दिल्ली में बॉर्डर सील थे तो भी सामान गया, बिहार में तो भी सामान गया, तमाम शहरों में सामान भेजने के लिए बनाई हुई है। ये किस लिए बनाई हुई है, इसलिए नहीं बनाई, हो सकता है कंपनी का फायदा इससे बढ़ जाए, हो सकता है कंपनी का व्यापार बढ़ जाए, लेकिन कंपनी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि कैसे कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा परिवार को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। इसलिए हर जगह कैसे गुलई उपलब्ध हो, कैसे एलोवेरा उपलब्ध हो, कैसे आपका बंडल लाइफ उपलब्ध हो, कैसे अन्य चीजें उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था पे लगातार काम हो रहा है। अभी हमारी कल ओम से बात हो रही थी रात में, एक नए प्रोडक्ट को लेकर ओम की उस पर बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। अभी हमारी रमेश जी से बात हो रही थी, उस पर बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। अभी हमारी पंकज जी से बातचीत हो रही थी कई चीजों। आप ये देखो हम लोग आज कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, सोशल डिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं, फोन से जुड़े हुए हैं, आपस में हम लोग 3 मीटर 4 मीटर की दूरी बनाकर अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी जो चीजें हैं उन शर्तों को का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। तो काम हमारे लिए ये इसलिए आवश्यक है कि आने वाला कल हम सब के साथ, जो लोग आज एक्टिव नहीं है उनके साथ बुरा करने वाला है। मंदी के दौर से हम लोग गुजरने वाले हैं, और अगर मंदी के दौर से गुजरने वाले हैं तो कितने लोगों के पास, आपको हम बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब आप बताओ, जब आर्थिक मंदी आ जाएगी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की वो कीमत है? जब लेने वाला ही नहीं होगा, आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको खरीदने वाला ही नहीं है, तो 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, कुछ पता है आपको? एक भारी गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं, और इस भारी गिरावट के दौर में जो तटस्थ है, जो आने वाले समय में अपनी प्लानिंग को कर रहा है, वही इस भविष्य को जीत पाएगा। मेरे साथियों, आज आप सब मेरे से जुड़े हुए और बातचीत कर रहा हूँ। इस बातचीत में कि इसमें, इस प्रयास में ओम भी लगातार जुड़े हुए, इस प्रयास में पंकज भी लगातार जुड़े हुए, रोहन जी, तमाम लोगों की एक खास डिमांड थी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हम दद्दा से बातचीत करना चाहते हैं। आप जब जब भी हमसे बातचीत करना चाहेंगे, चाहे वो बलिया की टीम हो, चाहे वो पूनम जी हो, चाहे वो जयराम जी हो, चाहे वो चंद्रकेश जी हो, चाहे वो योगेंद्र जी हो, चाहे वो अली जी हो, चाहे वो आशीष जी हो, जितने भी लोग हमसे हैं, जब भी वो हमसे बातचीत करना चाहेंगे,
समय समय पर हम आप सभी से बातचीत करते रहें, और उस बातचीत के साथ साथ आप ये मानो कि देखो समय, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि ना दोस्ती के लिए, ना दुश्मनी के लिए, और ना ही मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, और वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है यार आदमी के लिए। मेरे दोस्तों, इस बात को समझो, हमें वक्त के साथ अपनी नीति बनानी पड़ती है। आज चाइना ने अपनी नीति बनाई, आज अमेरिका ने अपनी नीति बनाई, आज फ्रांस ने अपनी नीति बनाई, आज जर्मनी ने नीति बनाई। जब कोरोना आया तो लोगों ने भी अपने आप को बदला, कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई तमाम चीजें लगातार खोज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वक्त की डिमांड है, और आज वक्त की डिमांड आपके साथ है। इस वक्त के साथ अगर आप बदलने में चूक करते हैं तो भाई आपका या हम सब का बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अवसर को पहचानिए, अवसर को पहचानिए और लोगों से जुड़ने का काम कीजिए। आप अपनी टीम में लोगों से जुड़िए, फोनिक वार्ता कीजिए, फोनिक वार्ता के साथ साथ लोगों का मनोबल बढ़ाइए, और उस मनोबल के साथ उनकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा इस तरीके से कीजिए कि भाई देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, और इस नागरिक होने के नाते हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो कुछ भी है, सेवा के रूप में, व्यापार के रूप में, हम लोगों के पास उसकी पहुंच बना सकें। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं जो कोरोना को हरा सकने में सक्षम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और इस पहुंचाने के काम में हमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, और साथ में उन सब का सहयोग लेने की हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो आने वाले समय में बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। हम उनको कैसे अपने साथ जोड़ें, हम कैसे उनको अपने साथ काम करने की सलाह दें, हम कैसे इस बात से लोगों को ये बता सकें कि आने वाला कल जो है आपका, वो कैसे आपका एक सुंदर भविष्य निर्मित कर सकता है, इसके लिए काम करें। कहीं भी आपको किसी भी सलाह की आवश्यकता है, लगातार आपके संपर्क में पंकज हैं, ओम है, प्रभाकर जी हैं, रमेश जी हैं, सलाह लीजिए। आज एक कल्चर डेवलप हो गया है, वर्क एट होम, यानी आप अपने घर से कैसे कामों को कर सकते हैं। तो घर से काम करने का क्या, आज ये जूम जो आया, ये भी तो एक नई तकनीक है। इसके पहले हम आपसे बातचीत करते हैं, इसके पहले हमने कभी प्रयास किया हो तो इस जूम की तकनीकी को ना आप स्वीकार करते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जूम की तकनीकी जो है ये कौन सी मीटिंग है। लेकिन तकनीकी क्यों आई? तकनीकी वक्त के लिए है। ये बदलता वक्त ये कह रहा है कि आज आपको इसकी जरूरत है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस दौर से अपने आप को अलग कर लेंगे। बदलता वक्त है, बदलता आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलने से चूकेंगे तो आपका भविष्य भी वो बदल जाएगा जो आपने कभी देखा हो। तो मैं बहुत सारी बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन इस आशय के साथ कि ये वक्त जो है आप इसको पहचानें, इसके साथ किस तरीके से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप अपने विचार को रख सकते हैं। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात में कहीं से एक रंज मात्र गुंजाइश नहीं है कि आने वाला कल बहुत सारे व्यापारी भाइयों के व्यापार को छीनने वाला है। आने वाला कल बहुत सारे सर्विस पेशे वाले लोगों के सर्विस को छीनने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई भविष्यवाणी, ऐसा परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में ऐसी घटना घटेगी ही, और जो घटना घटने वाली है उस घटना की तैयारी आज से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। हम सारे लोग तैयार हैं, निरंतर लगातार प्रयासरत हैं। आज इस कोरोना काल में भी हम लोग इस तरीके से तैयारी कर लिए हैं, हर जगह सामान पहुंचाने की तैयारी कर ली, हर जगह सामान पहुंच रहा है। आप कहीं भी बात करो, दिल्ली बात करो, पंजाब बात करो, बिहार बात करो, कहीं भी बात करो, उत्तर प्रदेश बात करो, जहां भी बात करोगे, हर जगह आपको सामान पहुंचता हुआ नजर आएगा। बदलते वक्त में जहां सीमाएं सील कर दी गई, जहां सीमाएं इसलिए सील कर दी गई कि एक दूसरे से आवाजाही रुक जाए, वहां पर भी कंपनी ने
इसके लिए सरकार से आवेदन किया, सरकार से अनुरोध किया कि हमें ऐसा रास्ता दिया जाए जिससे हम अपने सामानों की आपूर्ति कर सकें। हो रहा है। तो बदलते वक्त में अगर हम न तैयार करते तो आज क्या होता, आज कहीं सामान ही ना होता। ये तैयारी अगर कंपनी की है तो ये तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। अगर आपकी ये तैयारी रहेगी तो आप बहुत अच्छी सफलता को हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और वापस मैं आज़ाद जी को, उनके परिवार को, उनकी इस शादी के सालगिरह पे बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और बेंगलुरु की टीम हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से एक इंसानियत, एक मानवता का परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय JMB।